लाइव किया जी। करो, इतना देर से कर क्या रहा था तू? हेलो, शांत रहिएगा तब तो सुनाई देगा। आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। लाइव कर दिया जी, लाइव है क्लास। 1 मिनट देख लेते हैं गुरुजी लोग। आप तो जानबे करते हैं इस सब का कितना भरोसा है। लाइव, हाँ हाँ, क्लास लाइव हो चुका है। चलिए, सभी लोगों का स्वागत है। तो क्या बोले? ओ अच्छा, सुनिए अब, देखिए कल रिजल्ट आया, ठीक है। उसके बाद कल से ही या संभवतः आज सुबह से एक पीडीएफ रोटेट हो रहा है जिसमें सिलेबस चेंज होने की बात की जा रही है। तो है क्या, उसको हम अपने से नहीं देखे हैं अभी तक, जो सही बात है क्या। कल रिजल्ट आया तो संस्थान का रिजल्ट तो हमेशा बेहतर रहबे करता है। कल भी हम आपको बोलबे किए थे कि बेहतर रहेगा संस्थान का रिजल्ट। और आज आपके क्लास शुरू होने से पहले जिनका मेंस का रिजल्ट हुआ था सभी लोग आए हुए थे, और लगभग ये क्लासरूम जो है भरा हुआ था लगभग में, समझ गए। तो रिजल्ट तो काफी शानदार रहा है मेंस में, और मेरिट में भी शानदार ही रहेगा, समझ गए। तो उस रिजल्ट के चक्कर में ही एक तो हमारा क्लास रहता है, कल रात 9 बजे तक तो क्लास ही था, फिर क्वेश्चन बनाना रहता है। ये जो 50 क्वेश्चन बनाए हैं आज जो आपका होगा, सब चीज हम अपने से बनाते हैं, समझ गए। तो इसी वजह से हम उस पीडीएफ को पढ़ नहीं पाए हैं। क्वेश्चन बनाए आज के टेस्ट का, फिर खाना खाए सो गए, और सुबह में 7:30 बजे जगे। 8 बजे से यहाँ पर बैच रहता है, 8 से 10 पढ़ाए, 10 से 12 पढ़ाए, फिर 12:30 से 1:30 पौने 2 बजे तक, 2 ढाई बजे तक तो उन्हीं लोग से मिले। तो वो पीडीएफ को देखने का हमको मौका नहीं मिला है। तो इसी वजह से उस पर टीका टिप्पणी करना अभी हम उचित नहीं समझते हैं। लेकिन जो है, कुछ विद्यार्थी आकर के बोला कि वो स्पेशल कुछ फोर्स होंगे, उनके लिए वो है, ठीक है, उनके लिए वो है। ऐसे हम देखेंगे तब हम बात करेंगे इसको लेकर के। लेकिन कुछ भी होगा, सुन लीजिए आप, अगर सिलेबस चेंज भी हो जाए, मान लिया जाए कि हमको नहीं पता है कि वो सिलेबस है या नहीं है, क्योंकि हम देखे ही नहीं है, तो हमको एक बार देख लेने दीजिए। आज रात में टाइम निकाल करके हम उस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, तब हम अगले क्लास में आपको अवगत कर देंगे कि क्या है क्या नहीं है। अगले क्लास में हम आपको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां पर आप थोड़ा सा समझिए। मान लिया जाए ऐसे वो स्पेशल है, स्पेशल वैकेंसी के लिए है वो सिलेबस, जहां तक हमारी प्राथमिक जानकारी है उस पर हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा पूरे नोटिफिकेशन को, तब स्पष्ट होगा। लेकिन मान लिया जाए कि अगर आपका सिलेबस चेंज भी हो जाता है, चेंज हो जाएगा तो हम भी चेंज हो जाएंगे, समझ गए। जैसा सिलेबस जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम भी आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। और इसके बाद कुछ भी हो जाए, आपको इतिहास पढ़ना ही होगा, भूगोल पढ़ना ही होगा, राज्य व्यवस्था पढ़ना ही होगा, बायोलॉजी में सेल टिश्यू ये सब पढ़ना ही होगा,
समझ गए? तो आप ये मत सोचिएगा कि सिलेबस चेंज हो गया तो अब ये सब अकबर बाबर, हुमायूं या फिर जो है आपको राष्ट्रपति या फिर जो है आपको भारत के उद्योग, भारत के खनिज, भारत की जनसंख्या, यहां से प्रश्न आएगा। प्रश्न तो यहीं से आएगा। एक बात बताइए, पहले योजना आयोग था, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है, तो जो काम लगभग योजना आयोग का था वही काम तो नीति आयोग का भी था, बस यही नाम चेंज हो गया है। समझ गए? मूल काम तो वही है, जो योजना आयोग का मूल काम था वही मूल काम नीति आयोग का भी है। तो अगर मे भी सिलेबस चेंज भी हो जाता है तो ये सब चीज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए आराम से पढ़िए, और सिलेबस को लेकर के हम अगले क्लास में, पहले हमको स्वयं नोटिफिकेशन पढ़ने दीजिए। बिना नोटिफिकेशन पढ़े कुछ भी टीका टिप्पणी करना सही उचित नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हम एक बात बोलना चाह रहे हैं कि अगर मान लिया जाए सिलेबस चेंज हो जाएगा तो हम लोग भी चेंज हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कुछ भी चेंज होगा, ये सब चीज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर सिलेबस चेंज भी हो जाए फिर भी आपको ये सब चीज पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है ये बात? अब कोई दिक्कत? और आगे चर्चा करेंगे। अब आइए, आज का सेशन बड़ी महत्वपूर्ण सेशन होता है, क्योंकि आज के सेशन में पूरा का पूरा सप्ताह भर के पढ़े हुए चीजों का रिवीजन, फिर बिहार, करेंट, मिसलेनियस, ये सब चीज होता है। समझ गए? तो आइए, सबसे पहले एक तो जो पीडीएफ दिए थे उसमें एक टॉपिक छूटा हुआ है, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। समझ गए? तो सबसे पहले कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन की चर्चा हम आपके साथ कर लेते हैं, फिर हम लोग बिहार, करेंट, स्टैटिक को देख लेंगे, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। क्लियर है बात? तो एकदम शांति बनाए रखिए। समझ गए? और जो है आपको भीड़ भाड़ तो है, भीड़ भाड़ तो रहेगा ही। समझ गए? और उसका कारण है रिजल्ट। तो आपको जो है दो चार रोज कष्ट और सही है, फिर एडमिशन हो जाएगा, तब तो सब चीज दिक्कत हो, सब प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो उस सेंटर पे क्लास कर रहे हैं लोग, उन लोगों को कल जो है क्लासरूम से भगा दिया गया था, मतलब 5 से 7 फाउंडेशन बैच था, इसी वजह से आपको निकाल करके 5 से 7 फाउंडेशन वालों को एंट्री दिया गया था। तो हम बोले हैं, लेकिन कुछ भी उपाय तो लग नहीं रहा है। लेकिन जो है आगे देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, कुछ ना कुछ तरीका अपनाते हैं कि आप लोग का भी क्लास हो सके। अगर आपको मान लिया जाए क्लास से निकाल भी दिया जाता है तो ऐसे अभी एप्लीकेशन पर क्लास फ्री ही चल रहा है। ये बात हम विशेष तौर पर किसान कोल्ड स्टोर में क्लास कर रहे छात्रों को बोल रहे हैं। मोबाइल पर तो फ्री है, तो मोबाइल पर जो फ्री है आप मोबाइल में देख लीजिएगा। क्लास आप किसी भी सिचुएशन में जो है छोड़िएगा नहीं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर फाउंडेशन बैच भी तो लेना जरूरी है, वो भी बैच तो लेना जरूरी है। तो अगर आपको क्लास से निकाला जाएगा तो मोबाइल पे देख लीजिएगा, या फिर आप जो है वहां से यहाँ आ जाइएगा, इस सेंटर पर जो है आप आकर के क्लास कर लीजिएगा। किसान कोल्ड स्टोर से 15 मिनट का तो गैप देवे करते हैं, वहां से निकल करके आप यहाँ आकर के जो है कैसे भी एडजस्ट करके क्लास कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो लोग हैं किसान कोल्ड स्टोर से 5 बजे के बाद जो लोग आएंगे उनको एडजस्ट करवाना आपका काम है, कहीं पर भी जो है कैसे भी एडजस्ट करके। जब तक होली तक जो है, अब होली का कुछ दिन में छुट्टी हो जाएगा, तो होली तक थोड़ा एडजस्ट कीजिए, समझे? अब आइए पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में सिर्फ 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और वही 2 प्रकार के चीजों को आपको याद रखना है। एक तो किस संगठन की स्थापना कब हुई है, और दूसरा किस संगठन की स्थापना किसने किया है। एक किस संगठन की स्थापना कब हुई है, और दूसरा किस संगठन की स्थापना किसने किया है। ध्यान से अब समझिएगा। एक तो कल भी हम बतलाए थे,
लेकिन आप लोग तो चीजों को भूल जाते हैं जल्दी, तो इसलिए आज भी थोड़ा सा पृष्ठभूमि बतलाते हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार किया, फिर औरंगजेब के निधन होने के बाद भारत की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने भारत में शासन प्रशासन करना शुरू किया। और जब अंग्रेजों ने भारत में शासन प्रशासन करना शुरू किया, तो फिर अंग्रेज अपनी नीतियां भारतीयों पर थोपा, और अंग्रेज था व्यापारी, और व्यापारी का मूल उद्देश्य होता है जितना अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो अंग्रेज लाभ कमाने के लिए भारतीयों का हर तौर पर शोषण किया, जिस वजह से भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए। कुछ छोटे विद्रोह हुए, कुछ बड़े विद्रोह हुए। उसी में एक 1857 का विद्रोह हुआ जिसने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। फिर आपको 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए जिसने भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। 1857 के विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, और 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तत्पश्चात भारत में भारतीयों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर के कांग्रेस जैसे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना तो वर्ष 1885 ईस्वी में हुई है, लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पहले कांग्रेस के जैसा ही कुछ अन्य राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना से पहले कांग्रेस के तर्ज पर ही मुंबई प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में कुछ राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है। और मूल तौर पर इन प्रेसिडेंसियों में ही राजनीतिक संगठन की स्थापना इसलिए हुई क्योंकि अंग्रेज इन प्रमुख शहरों में फैले हुए थे। इन क्षेत्रों की आम जनता को ही अंग्रेज ज्यादा परेशान कर रहा था, जिस वजह से इन क्षेत्रों में ही जो है आपको राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है। तो अब बंगाल में कौन कौन से राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, मुंबई में कौन कौन से राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, और मद्रास में कौन कौन से राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है। और हम आपको यहां पर बताते चले, यहां से मात्र 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो किस राजनीतिक संगठन की स्थापना कब हुई है, और किस राजनीतिक संगठन के संस्थापक कौन है। मूल तौर पर 2 बात पर आप ज्यादा गौर कीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, याद रखने वाला यह टॉपिक है, लेकिन हम आपको अच्छे ढंग से बता देते हैं, सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं, ताकि चीजें जो है आपको याद हो जाए। तो अब आप देखिएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी में कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। बंगाल प्रेसिडेंसी में कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। बंगाल प्रेसिडेंसी में आपको लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फिर आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, फिर आपको इंडियन लीग, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तमाम ऐसे संगठन है जो बंगाल में स्थापित हुई है। और भारत के भीतर कांग्रेस जैसे जितने भी राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, उन तमाम राजनीतिक संगठनों में भारत का जो प्रथम स्थापित महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन है वह है आपको लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी, और लैंड होल्डर सोसाइटी को ही हम लोग कहते हैं जमींदारी एसोसिएशन। क्या कहते हैं? जमींदारी एसोसिएशन। लैंड होल्डर सोसाइटी को ही हम लोग कहते हैं जमींदारी एसोसिएशन। तो अब सवाल यह उठता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी अर्थात जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना क्यों हुई? देखिए, नाम से ही स्पष्ट है। नाम से क्या स्पष्ट है? तो नाम से यह स्पष्ट है
कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, जमींदारी एसोसिएशन है, यह संगठन जमींदारों को, बंगाल के जमींदारों को, विशेष तौर पर बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर जो है, बंगाल के भीतर 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई। बंगाल के भीतर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई। तो अगर हम लोग बात करें भारत का प्रथम महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन, तो भारत का जो प्रथम महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन है वह है आपको लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी, और जो लैंड होल्डर सोसाइटी है इसकी अगर हम लोग बात करें तो यह स्थापित हुआ है 1838 में, और इसकी स्थापना किया है द्वारकानाथ टैगोर ने किया है। और इस संगठन का मूल उद्देश्य अगर देखा जाए तो इस संगठन का मूल उद्देश्य जो है आपको जमींदारों के, बंगाल के जमींदारों के, विशेष तौर पर जो है आपको बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर, बंगाल के जमींदारों को विशेष तौर पर उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर यह संगठन स्थापित हुआ 1838 में। लेकिन यह संगठन बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने में असफल रहा, और जब यह राजनीतिक संगठन बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने में असफल रहा, तत्पश्चात बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर के दूसरा राजनीतिक संगठन 1843 ईस्वी में स्थापित हुआ, और बंगाल में ही स्थापित हुआ। तो दूसरा राजनीतिक संगठन जो बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर स्थापित किया गया था, उसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और इस संगठन की अगर हम लोग बात करें तो यह संगठन 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा स्थापित किया गया था। और इस संगठन का भी उद्देश्य था बंगाल के जमींदारों को ही उनका हक और अधिकार दिलाना। हक और अधिकार दिलाना। यह संगठन भी बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने में असफल हो गया। तो इसके बाद बंगाल के एक बहुत बड़े जमींदार थे राधाकांत देव का नाम आप पहले भी सुने होंगे। राधाकांत देव बंगाल के बड़े जमींदारों में से एक थे। राधाकांत देव जो बंगाल के बड़े जमींदारों में से एक थे, फिर उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इन दोनों संगठन को मर्ज कर दिया, मतलब दोनों संगठन को मिला दिया। और राधाकांत देव ने लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों संगठन को मिला दिया। और जब दोनों संगठन को मिला दिया तो इन दोनों संगठनों के मिलने से एक नया संगठन अस्तित्व में आया, और जो नया संगठन अस्तित्व में आया उस संगठन का नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो इन दोनों संगठनों के मिलने से जो नया संगठन अस्तित्व में आया वह भी बंगाल में ही स्थापित हुआ था, उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और इस संगठन की स्थापना 1851 ईस्वी में हुआ, और इसकी स्थापना राधाकांत देव के द्वारा किया गया। और यह संगठन बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने में सफलता प्राप्त किया। बंगाल के जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने में सफलता प्राप्त करने वाला संगठन आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, जो कि 1851 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा स्थापित किए गए थे। इन संगठनों के अलावे बंगाल में और भी कई सारे संगठन की स्थापना हुई है। बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो बंगाल में ही जो है आपको इंडियन लीग, पहले इंडियन लीग जान लीजिए। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। इसके बाद जो है आपको कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। और ध्यान दीजिएगा, बंगाल में ही
बाद में जाकर के जो है इंडियन लीग के स्थान पर, इंडियन लीग के स्थान पर एक नया संगठन स्थापित हुआ जिसे इंडियन एसोसिएशन कहा जाता है, जिसे इंडियन एसोसिएशन कहा जाता है। और पूरे भारतवर्ष के भीतर कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो इंडियन एसोसिएशन के विषय में कुछ ना पूछा होगा। इंडियन एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन लीग नामक राजनीतिक संगठन के स्थान पर ही बाद में जाकर जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में ही इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। और जो इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन है यह 1876 ईस्वी में स्थापित हुआ, कोलकाता में स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस, एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है आपको इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई। और आप इस बात को जानिए, कांग्रेस की स्थापना से पहले भले ही अनेकों राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई हो, लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था, कांग्रेस की स्थापना से पहले भले अनेकों राजनीतिक संगठन की स्थापना हो गई हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संगठन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण संगठन था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, जानते हैं यह संगठन क्या कर रहा था? यह संगठन क्या कर रहा था? आम आवाम, देश की जो आम आवाम है, मतलब देश की जो आम जनता है, देश की आम जनता के आवाज को उठाने का काम जो है आपको यह संगठन कर रहा था, इंडियन एसोसिएशन कर रहा था। और दूसरा काम जो यह संगठन कर रहा था, अगर इस संगठन के दूसरे काम की अगर हम लोग बात करें तो यह संगठन दूसरा काम यह कर रहा था कि बंगाल के लोगों के बीच राष्ट्रवाद का विकास कर रहा था, बंगाल के लोगों के बीच देश की भावना का विकास कर रहा था। तो राष्ट्रवाद का विकास भी यह संगठन कर रहा था, आम जनता की आवाज को बुलंद कर रहा था, आम जनता को राजनीतिक सामाजिक अधिकार कैसे मिले इसको लेकर के आवाज बुलंद करने का काम इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन कर रहा था। कांग्रेस की स्थापना से पहले भले ही अनेकों राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई हो, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था, सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था इंडियन एसोसिएशन। इसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी में ही इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, बंगाल प्रेसिडेंसी में ही 1883 ईस्वी में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक संगठन की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई, 1883 ईस्वी में हुई। और उसकी भी स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही किया गया था। लेकिन बाद में जाकर जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो गई तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया, कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया, अर्थात कांग्रेस में मिला दिया गया, कांग्रेस में मिला दिया गया। क्लियर है ये बात? यहां तक अब आइए याद कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बताइए फटाफट, भारत का प्रथम महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन, भारत का प्रथम महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? कब हुई है? लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। इसके बाद आगे बताइएगा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? अच्छा, एगो बात बताइएगा, ये दोनों संगठन की स्थापना जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए हुआ था। दोनों संगठन इस काम में असफल हुआ। और इसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों को मिलाकर कौन सा संगठन स्थापित किया? कौन सा संगठन? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1800। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक राधाकांत। अच्छा, एक बात बताइए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किन दो संगठनों को मिलाकर किया गया था? क्लियर है ये बात? चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा गुरुजी लोग, इंडियन लीग, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई है? इंडियन लीग की स्थापना, इसके संस्थापक, इसके संस्थापक कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई?
कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन के इसके संस्थापक अच्छा, बाद में जाकर इंडियन लीग के स्थान पर ही कौन सा संगठन है? कौन सा संगठन? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? इसके संस्थापक एसएन बनर्जी। एसएन और एसएन बनर्जी का ही उपनाम है राष्ट्रगुरु। राष्ट्रगुरु जैसे गांधी जी को महात्मा के उपनाम से जाना जाता है, बापू के उपनाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के उपनाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से जो है एसएन बनर्जी को राष्ट्रगुरु के उपनाम से जाना जाता है। नोट में इस बात का जिक्र होगा, समझ गए? तो राष्ट्रगुरु के उपनाम से किसे जाना जाता? राष्ट्रगुरु के उपनाम से। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको इतिहास में ही आप पढ़िएगा, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय एक गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड लिटन भारत के गवर्नर जनरल पद पर रहे हैं 1876 से 1880। और एगो हुआ लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। देखिए, आपको जैसे सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु आज के डेट में यूपीएससी के द्वारा परीक्षा कंडक्ट करवाया जाता है, तो सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु आईसीएस की परीक्षा होती थी। उस परीक्षा में शामिल होने का अधिकतम उम्र था सबसे पहले 23 बरस, अंग्रेजों ने 23 बरस से घटाकर 22 बरस कर दिया, फिर 21 वर्ष कर दिया और फिर 19 वर्ष कर दिया। तो आपको जो लिटन है, लिटन क्या किया था? सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के उम्र को 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया। और क्यों किया? इसलिए किया ताकि भारत के लोग सिविल सर्वेंट नहीं बन पाए। इसी वजह से लिटन ने सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इसके खिलाफ एसएन बनर्जी आंदोलन किया था। और एसएन बनर्जी सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के उम्र जो घटा दिए गए थे, उसके खिलाफ एसएन बनर्जी ने आंदोलन किया। और एसएन बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के बैनर तले ही आंदोलन किया था। तो आपसे यह बात पूछा जा सकता है, किसने सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के उम्र को घटाने के वजह से आंदोलन किया था? तो आंसर हो जाएगा एसएन बनर्जी। क्या हो जाएगा आंसर? एसएन बनर्जी। एसएन, क्लियर है ये बात? और एसएन बनर्जी कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के नेता थे, लेकिन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। गलत को गलत कहने में और सही को सही कहने में नहीं हिचकते थे, भले सामने कोई हो, इससे कोई फर्क एसएन बनर्जी को नहीं पड़ता था। एसएन बनर्जी की पत्रिका है बंगाली। एसएन बनर्जी ने अपनी पत्रिका बंगाली में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जेएफ नॉरिस के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम किया था। जिस वजह से उन्हें 2 माह की सजा भी सुनाई गई थी, समझ गए? तो एसएन बनर्जी के विषय में यह सब बात भी जो है आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अभी तक जितना भी संगठन से हम आपको अवगत करवाए हैं, ये तमाम ऐसे संगठन है जो बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थापित किए गए थे। अब आगे जो हम आपको अन्य संगठन से अवगत करवाने जा रहे हैं, कुछ संगठन मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित हुए थे, कुछ संगठन मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित हुए थे। तो अब हम लोग यहां पर आ जा रहे हैं मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित संगठन। तो मुंबई प्रेसिडेंसी में देखिए, आपको कांग्रेस की स्थापना के पहले जो कुछ महत्वपूर्ण संगठन स्थापित हुए थे, उसमें एक है बंबई एसोसिएशन। बंबई एसोसिएशन के बाद जो है एक है
आपको पूना में स्थापित हुआ है पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा। फिर एक संगठन है मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। देखिए, आप देखिएगा बॉम्बे एसोसिएशन की, तो जो बॉम्बे एसोसिएशन है यह 1852 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर पूना में सार्वजनिक सभा की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था। 1867 ईस्वी में एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ स्रोत में लिखता है 1870 भी, कुछ स्रोत में 1870 भी लिखता है। जैसे कि कुछ दिन पहले यूपीपीसीएस का परीक्षा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो यूपीपीसीएस जो है क्वेश्चन में ही दे दिया था 1870 ईस्वी में पूना में स्थापित सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था, तो आंसर हो जाता आपको एमजी रानाडे, एमजी रानाडे। तो कुछ स्रोत में 1867 भी देता है और कुछ स्रोत में 1870 भी देता है। ज्यादा ऑथेंटिसिटी अगर देखा जाए तो 1870 ज्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा। तो जो पूना सार्वजनिक सभा है, पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था, एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कांग्रेस की स्थापना के ठीक पहले हुआ था। कांग्रेस की स्थापना के ठीक पहले वर्ष 1885 में ही हुआ था और वर्ष 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी, इन तीनों ने मिलकर के बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया और इन तीनों को मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है मेहता, तेलंग और तैयब जी को। मेहता, तेलंग और तैयब जी को मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। आपसे यह बात भी पूछा जाता है मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से निम्न में से किसे नहीं जाना जाता। 3 ये ऑप्शन देता है, चौथा में एमजी रानाडे का नाम दे देता है, तो आंसर हो जाएगा एमजी रानाडे। समझ गए? तो ये तमाम ऐसे संगठन है जो कि आपको मुंबई में स्थापित हुए हैं। इसके अलावा जो है आपको मद्रास प्रेसिडेंसी में भी कुछ संगठन स्थापित हुए हैं। मद्रास, आज जिसे आप चेन्नई कहते हैं उसी को पहले कहा जाता था मद्रास। आज जिसे आप चेन्नई कहते हैं उसी को पहले क्या कहा जाता था? मद्रास, मद्रास कहा जाता था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है आपको मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है इस संगठन की स्थापना 1852 ईस्वी में गजुलू चेट्टी के द्वारा किया गया। गजुलू चेट्टी के द्वारा किया गया। ठीक है, गजुलू चेट्टी के द्वारा किया गया। इसके बाद मद्रास के भीतर ही मद्रास महाजन सभा नामक संगठन की स्थापना हुई थी और मद्रास के भीतर ही जो मद्रास महाजन सभा नामक संगठन है, मद्रास महाजन सभा नामक संगठन की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई और 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना वीर राघवाचारी, पी आनंद चार्लू, वीर राघवाचारी हो गए। वीर राघवाचारी के बाद जो है आपको पी आनंद चार्लू हो गए। इन लोगों ने मिलकर जो है आपको मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किया। और देखिए ये तमाम ऐसे संगठन है जो कि आपको भारत के अलग अलग प्रेसिडेंसियों में स्थापित किए गए थे, भारत के अलग अलग भागों में स्थापित किए गए थे। और आप इस बात को जानिए, भारत की आजादी के लिए लड़ाई भारत में तो लड़ी ही गई, भारत की आजादी के लिए लड़ाई विदेशी सरजमी पर भी लड़ी गई थी, विदेशी सरजमी पर भी लड़ी गई थी। तो भारत को आजाद करवाने के लिए भारत में तो तमाम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई ही, इसके अलावे भारत के बाहर भी लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, इन तमाम प्रमुख शहरों में भारत को आजाद कराने के लिए अलग अलग संगठन की जो है आपको स्थापना हुई है। जिसमें कांग्रेस की स्थापना से पहले लंदन में दादा भाई नेरोजी के द्वारा कुछ राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। दादा भाई नेरोजी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में से एक है। आपको दादा भाई नेरोजी के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय लंदन में गुजारने का काम किया था और लंदन में रहते हुए उन्होंने लंदन के भीतर भारतीयों के आवाज को बुलंद करने के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया। तो दादा भाई नेरोजी ने जो है 1865 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया।
फिर जो है आपको लंदन में ही 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया। तो ये तमाम ऐसे संगठन है जो कि दादा भाई नेरोजी के द्वारा लंदन में भी स्थापित किए गए थे, लंदन में भी स्थापित किए गए थे। यही सब कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन है। अब हम लोग आ जाएंगे कांग्रेस के ऊपर, अब हम लोग कांग्रेस के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए, बंगाल वाला तो याद करवा दिए थे, अब आइए इसमें याद करते हैं। हम आपको बार बार बोल रहे हैं इस चैप्टर में मूल तौर पर किस संगठन की स्थापना किसने किया है और किस संगठन के संस्थापक कौन है, ये दो बात मूल तौर पर इस चैप्टर में जो है आपको याद रखना है। अब आइए याद करते हैं हम लोग, ठीक है। बताइए, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, इसके संस्थापक पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? इसके संस्थापक पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, इसके संस्थापक मेहता तेलंग और मुंबई त्रिमूर्ति के अंतर्गत कौन कौन आता है? मेहता तेलंग और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना, इसके संस्थापक मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई है? मद्रास महाजन सभा, इसके संस्थापक वीर राघवाचारी और पी आनंद, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। अच्छा, लंदन में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? दादा भाई नेरोजी ना, क्लियर है ना? अब देखिएगा, इसके बाद वर्ष 1885 में कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना हुई। तो इस सप्ताह में जितना पीडीएफ दिए हुए थे वो पीडीएफ आपका खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। तो अब शनिवार है, आज हम लोगों को बिहार, करेंट और मिसलेनियस भी पढ़ना है। तो आज का टॉपिक खत्म। अब अगला पीडीएफ जो है अगले सप्ताह मिल जाएगा, ठीक है, अगला पीडीएफ अगले सप्ताह मिल जाएगा। और बार बार इसका रिवीजन करते रहिए। और अब जो है क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन भेजवा दीजिए। क्वेश्चन आप लोग को दिलवा देते हैं, 50 क्वेश्चन। हम बोले थे 50 क्वेश्चन देंगे, आज 50 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो अब आज के सेशन में अब आगे इतिहास को यहां पर रोकते हैं। और कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? देखिए, रेगुलर क्लास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक दिन छोड़ एक दिन कीजिएगा ना, तब दिक्कत है। तो इसलिए प्रयास कीजिए रेगुलर क्लास करने का। तो अब आइए करेंट टूरेंट पर हम लोग आते हैं। देखिए, और ये दूसरा टेस्ट है, दूसरा क्लास है, दूसरा टेस्ट है या दूसरा क्लास है। और ये तीनों चीज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही करवाएंगे। और हम आपको भरोसा देते हैं कि लगभग करेंट, बिहार, मिसलेनियस से 25 क्वेश्चन आएगा। अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा तो परीक्षा में बेहतर कीजिएगा, समझ गए? क्वेश्चन पे करवाएंगे, समझे? और बोले थे हम आपको 50 क्वेश्चन है इसमें, समझे? तो अब हम आपको क्वेश्चन दिलवा देते हैं, समझे? और उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ जाएंगे। कहां गया जी सब? उस सेंटर पे भी क्वेश्चन भेज दीजिएगा। अरे कहां गया जी? अकेले है जी? और सब कहां गया? सब वो जो है बंसर उनसर जो है सबको दे दीजिए, कहेगा बांट देगा, तुरंत बांट देगा। सब बैठ के मोबाइल चला रहा होगा। जानते हैं ये सब तभी काम करता है जब हम सामने आएंगे, ऐसे नहीं कोई काम करता है। सब काम चोर सब है, सही बोले। बताइए, देखता नहीं है, हमसे इसको सीखना चाहिए। क्या हुआ? बटिए नहीं जी जा करके। कुछ लोग तो यहां पर जो है आपको काम करते करते क्लास में पढ़ियो लेता है, रिजल्टो लेकर के बहुत सारा स्टाफ चल गया है, समझे? ये भी तो हाँ अच्छे है।
बांटिए उधर, उधर वाला लड़का को ऊपर में भेजवा दीजिए। ठीक है, दे दीजिए वो, जाइए बांटिए। किसको नहीं मिला है? मिल तो गया है सब। देखिए 50 को क्वेश्चन है इसमें, और है क्वेश्चन अपलोड किया है जी पीडीएफ। हाँ तो क्वेश्चन यहां पे ऑनलाइन वाले लोग इस वीडियो में पीडीएफ कहिएगा, ये वाला लगा देगा। हाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। और अभी तो बोर्ड पे क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, जल्दी लीजिए, आगे आज बहुत काम करवाना है महाराज। सबको मिलेगा, घबराइए नहीं गुरुजी लोग, जितना आप लोग हैं उससे ज्यादा मंगवाया गया होगा। ऊपर में भी क्वेश्चन भेजवाइए, गया है। हाँ जल्दी क्वेश्चन दीजिए, तब आ जाएंगे यहां पे, करेंगे हम लोग। एक्स्ट्रा नहीं लीजिएगा, कोई भी एक्स्ट्रा होगा आप पीछे बढ़ा दीजिएगा। जल्दी बांटिए हीरो, जल्दी बांटिए। उस सेंटर पे भेजा है जी, उस सेंटर पे है लड़का, पूछो उस सेंटर पे क्वेश्चन भेजा है कि नहीं भेजा? नहीं भेजा है, जल्दी भेजवाएगा। मिल जाएगा, है बैठिए नीचे, बैठिए, पंखा है। बम महाराज कुछ हो जाएगा, अजीब हाल करते हैं आप लोग। है पंखा ऊपर है। जिनको मिल गया है, जो टॉपिक पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करना लीजिए, पढ़ लीजिए उसको एक बार। कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठनों को एक बार पढ़ लीजिए, तब तक जब तक क्वेश्चन मिल रहा है। मिल जाएगा गुरुजी लोग, सबको मिल जाएगा। आप लोग को डेमो भरपूर मिला है नहीं जी, पेट भर के डेमो मिला है। लड़की लोग सबको मिल गया, मिल गया, चलिए। आराम से आराम से आराम से आराम से, छीन छोड़ मत कीजिए, सबको मिल जाएगा। अपलोड करवा दीजिएगा ऑनलाइन। मिल गया सबको? हाँ लगभग मिल गया है, लगभग में मिल गया, 2 4 5 को बाकी है। दीजिए उधर, है दीजिए उधर, दीजिए। कहां गया जी, कहां गया मुटका? बढ़िया उधर। बांटिए उधर उधर उधर, बढ़ा दीजिए ना क्वेश्चन। देखिए ऐसे उड़ाते हैं महाराज, ऐसे को मत उड़ाइए, गलत। सबको मिलना गया है? हाँ अब आ जाइए। बाद बाकी क्लासरूम में सब लोग जो भी हमारे सहयोगी सब है, सब देख लीजिए, सब दे दीजिए। आइए अब, आइए देखिए।
अब शांत हो जाइए। आज के क्वेश्चन के पैटर्न को आप देखेंगे ना, तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि विविध सभी जो है सिलसिलेवार ढंग से चलेगा। समझ गए? तो आगे आइए, क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं हम लोग। एक ही लेना है, दूगो मारेंगे हम मुंह तोड़ देंगे। मंगनी के चंदन घसा हो रघुनंदन ना है, दीजिए, जिनके पास एक्स्ट्रा है दीजिए। चलिए आइए अब बिहार राज्य के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए समझिए, मानचित्र तो नहीं है लगाया होगा, इतना दिमाग तो इस सबको होगा नहीं। लगाया है जी? हाँ लगाया है, दिमाग हो गया है लगता है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल देखिए, ध्यान दीजिएगा। इस बार जो बिहार एसआई का परीक्षा हुआ है 1275 प्रीलिम्स, पहला सीटिंग में संभवतः पूछा गया था बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। जो भी थोड़ा बहुत सिंसियर स्टूडेंट है वो जानता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ अच्छा विद्यार्थी भी ये प्रश्न में गलती करके आया है। तो इस सब प्रश्न में गलती करने का मतलब समझते हैं? इस सब प्रश्न में गलती करने का मतलब हुआ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। समझ गए? तो बिहार, अपना राज्य जो बिहार है, बिहार के विषय में थोड़ा सा हम लोग यहां पर जानने का प्रयास करते हैं। बिहार भारत के 28 राज्यों में से एक राज्य आपको अपना बिहार है। यह है आपको अपना बिहार। बिहार बिहार भारत के उत्तर पूरब में है। भारत के उत्तर पूरब में, डायरेक्शन से आप सब लोग अवगत होंगे। देखिए, कोई भी मानचित्र जब आप लेते हैं ना, तो उसका ऊपरी भाग उत्तर दिशा होता है। तो ऊपर वाला भाग उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, दाहिना पूरब और बायां पश्चिम। तो इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। तो बिहार आपको यहां पर है। तो बिहार भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में है। बिहार भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में है। उत्तरी पूर्वी भाग में है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार की आकृति आप थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे अच्छा से, तो बिहार की आकृति लगभग आपको आयताकार नजर आएगा। लगभग पूर्णतः तो नहीं, लगभग में आप मान करके चल सकते हैं। बिहार की जो आकृति है वह कैसा है? आयताकार। आयताकार है। और क्षेत्रफल के आधार पर अपना बिहार पूरे भारतवर्ष में 12वां स्थान रखता है। कितना स्थान? 12वां स्थान रखता है। और आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि भारत का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। तो आपसे प्रश्न यह पूछा गया था कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 32,87,263 का x प्रतिशत बराबर 94,163। फिर आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ थोड़ा बहुत तो आपको आता ही होगा। तो 32,87,263 का x प्रतिशत बराबर 94,163। समझ गए? तो इसको हम कर ही देते हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का यानी गुना x प्रतिशत, x अपॉन 100 बराबर होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब मान लिया जाए 32,87,263 गुना x, मतलब 32,87,263 x बराबर 94,163 गुना 100। हम लोग लिख सकते हैं हाँ या ना? एकदम से लिख सकते हैं। तो 94,163 गुना 100 अपॉन
32,87,263 होगा। अब आप अपना जोड़ घटा गुना भाग कर लीजिएगा ना, तो ये ऑन अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 2.86। कितना आ जाएगा? 2.86 आ जाएगा। तो बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, लेकिन इसके अलावे और सब कुछ बात यहां पर आप जानिए। बिहार की अगर हम लोग बात करें, बिहार के चौहद्दी को अगर हम लोग देखें, तो बिहार का जो चौहद्दी है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है, और बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ, नेपाल के साथ। एक बार बीपीएससी के परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन ऐसा भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है? निम्नलिखित में से कौन ऐसा भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है? नेपाल के साथ सीमा बनाती है। अब आप देखिए ऑप्शन में क्या क्या था। तो ऑप्शन में था आपको उत्तर प्रदेश, ऑप्शन में था उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, फिर दूसरा ऑप्शन में था उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन में था बिहार और सिक्किम, बिहार और सिक्किम, फिर चौथा ऑप्शन में था पश्चिम बंगाल और असम। इस प्रकार से अन्य ऑप्शन थे। इसका उत्तर क्या होता? बिहार और, ये आपके बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और बिहार के मानचित्र से भी जो है आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भी बिहार के क्वेश्चन देंगे, उसके माध्यम से बिहार के मानचित्र को भी हम आपको पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। यहां पर थोड़ा बहुत आपका क्लियर हुआ होगा, और यहां पर बिहार से संबंधित जितनी भी बातें हमने आपको बताया है, इस सब बात को आप अपने क्वेश्चन में, या फिर आप अपने कॉपी में, या फिर आप जहां भी नोट डाउन कर सकते हैं, आप अपने मन से नोट डाउन करते जाइएगा। और मान लिया जाए कि कोई ऐसा बात है जो आपको याद है, तो उसको आप नहीं भी नोट डाउन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको याद नहीं है उसको आप निश्चित तौर पर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में ये तमाम प्रकार की बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पर आने से पहले बिहार से संबंधित जितनी भी बातें हमने आपको बतलाया है, अब आप इसका दीजिए जवाब। बिहार भारत के कौन भाग में है? उत्तर पूरब, उत्तर। बिहार भारत के कौन भाग में है? उत्तर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल, बिहार की आकृति कैसी है? कैसी है? पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का स्थान, क्षेत्रफल के आधार पर, और जनसंख्या में तीसरा स्थान है। जनसंख्या में, तो पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल में 12वां, और जनसंख्या में क्लियर है ये बात। और इसके बाद जो है बिहार के उत्तर में, बिहार उत्तर में किसके साथ सीमा? उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, पश्चिम में। क्लियर है ना? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बिहार का विस्तार है। यहां पर जानते हैं एक ही क्वेश्चन में बिहार का अक्षांशीय विस्तार और बिहार का देशांतरीय विस्तार, दोनों बात का जिक्र है, दोनों बात का जिक्र है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को समझते हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे बिहार पर भी। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी को कुल 179 अक्षांश रेखा, 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा,
360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। अब आप यह जो मानचित्र देख रहे हैं, इस मानचित्र पर आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो एक लाइन आपको उत्तर से दक्षिण में खींचा हुआ है और एक लाइन आपको पश्चिम से पूरब में खींचा हुआ है। पश्चिम से पूरब में खींचा हुआ है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अभी तुरंत हम आपको बताए हैं। ऊपरी भाग उत्तर हो जाएगा, नीचे वाला भाग दक्षिण हो जाएगा, दाहिना भाग पूरब हो जाएगा और बायां भाग पश्चिम हो जाएगा। बायां भाग क्या हो जाएगा? पश्चिम। बायां भाग हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो एक लाइन उत्तर से दक्षिण में खींची हुई है। उत्तर से दक्षिण में जो लाइन खींची हुई है यही है आपको देशांतर रेखा, और पूरब से पश्चिम में जो लाइन खींची हुई है यही है आपको अक्षांश रेखा। क्या है? अक्षांश रेखा। अब आप देखेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अगर आप देखेंगे तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग इस बात से अवगत होंगे, पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे कहते हैं हम लोग विषुवत रेखा। यह है आपको विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर जाएंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध, और भारत है आपको यहां पर। भारत है विषुवत रेखा के ऊपर यानी उत्तर में, अर्थात भारत है आपको उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में अब आप सब लोग जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात विषुवत रेखा से ऊपर जाइएगा तो 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, फिर 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। तो जो भारत है, भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में है, जिसमें भारत का अक्षांशीय विस्तार है आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, यह है भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। तो जब भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, भारत में ही बिहार आता है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में होगा, हां या ना? होगा ना जी, निश्चित तौर पर होगा, समझ गए। और इसमें बिहार के अक्षांशीय विस्तार की हम लोग बात करें तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में आता है या नहीं आता है? एकदम से आता है। तो ये जो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है, यह है आपको बिहार का अक्षांशीय विस्तार। यह है आपको बिहार का अक्षांशीय विस्तार। और एक बात आप जानिए, जब परीक्षा में बिहार का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है तो उससे बहुत बेहतर क्वेश्चन है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है और बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है, यह भी आपसे निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो यह बिहार का अक्षांशीय विस्तार से हम आपको अवगत करवा दिए। अब यहां पर आइए थोड़ा सा देशांतर के विषय में समझिए। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उसी प्रकार से एगो है 0 डिग्री देशांतर रेखा। यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 लगभग बराबर भाग में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से दाहिने जाइएगा तो पूर्वी देशांतर, बायां आइएगा तो पश्चिमी देशांतर। तो इधर पूर्वी देशांतर और इधर पश्चिमी देशांतर। तो जो अपना बिहार है, अपना बिहार है पूर्वी देशांतर में, अपना बिहार है पूर्वी देशांतर में, अपना भारतवर्ष और अपना बिहार पूर्वी देशांतर में है। अब यहां पर आप देखिएगा 0 डिग्री से इधर जाइएगा तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और ऑनवर्ड 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा मिलेगा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में ही है अपना भारतवर्ष।
जिसमें भारतवर्ष का जो देशांतरीय विस्तार है, भारतवर्ष का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। यह है आपको भारत का देशांतरीय विस्तार। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, यह है भारत का देशांतरीय विस्तार। और भारत में ही बिहार है, तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार होगा इसी के बीच में होगा, हां या ना? एकदम से इसी के बीच में होगा। तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है, अगर बिहार के देशांतरीय विस्तार की हम लोग बात करें तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य, पूर्वी देशांतर के मध्य। तो यह है आपको बिहार का देशांतरीय विस्तार, यह है आपको बिहार का देशांतरीय विस्तार। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, और देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। तो यह बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, इसको आप याद रखिएगा। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? बी। क्या हो जाएगा? बी। और कल जो टीचर वाला परीक्षा हुआ है ना, फ्रांसीसी क्रांति से 3 गो क्वेश्चन पूछा गया था और तीनों क्वेश्चन आपके नोट में है। आप टीचर वाला कल का परीक्षा जीएस वाला पेपर देख लीजिएगा। फ्रांसीसी हमको तो कोई लड़का 3 गो भेजा था। फ्रांसीसी क्रांति से क्या गो था? फ्रांसीसी क्रांति तीनों नोट में है कि ना? जाके देख लीजिए, तीनों है आपके नोट में, समझ गए? तो आपके नोट से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, आप इतना विश्वास रखिए। हमको कोई लड़का भेजा था कि सर आज टीचर वाला हम परीक्षा दिए हैं, हम जो है जो नया बैच आया है दरोगा उसमें हम पढ़ते हैं, ये तीनों बात आप बताए हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन जो हम सही बना करके आए हैं। तो 3 गो क्वेश्चन हमको भेजा था, समझे? 1857 से भी था। हाँ होगा, अरे नोट से बाहर नहीं जाएगा महाराज, आप काहे चिंता करते हैं, समझे? नोट से बाहर क्वेश्चन जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, लोग 2 गो 4 गो 5 गो रिजल्ट दिखाता, हम तो पूरा क्लासरूम भर के रिजल्ट दिखाते हैं, समझ गए? तो ऐसे थोड़े मटेरियल से क्वेश्चन लड़ता है, विद्यार्थी बना करके आता है, तब क्लास भर के रिजल्ट दिखाते हैं, समझ गए? ऐसे दरोगा फैक्ट्री थोड़े कहा जाता है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा बी। अरे आप पढ़ ना लीजिए महाराज, आप कोई परीक्षा दीजिएगा जीएस आधारित, आप बेहतर परफॉर्मेंस कीजिएगा, चाहे कोई भी परीक्षा दीजिए जीएस आधारित। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ना जाए। और अब यहां पर थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पर बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपने देखा है, बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपने देखा है। तो अब यहां पर ये भी बात जान लीजिए कि बिहार उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, पूरब से पश्चिम में कितना किलोमीटर में फैला हुआ है कि ना? तो बिहार उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम है, वो तो भारत का है जी, ठीक है। 483 और 345, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण की अगर आप बात करेंगे तो 345, और पूरब से पश्चिम की अगर आप बात करेंगे तो 483। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण में विस्तार 345 किलोमीटर, और जो है सॉरी हाँ, उत्तर से दक्षिण में 345, पूरब से पश्चिम में 483 किलोमीटर, समझ गए? तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब यहां पर कुछ हम लोग देखते हैं। आगे आइए। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, हाँ, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा कौन है जानते हैं? शिवहर। कौन है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा शिवहर, सबसे छोटा शिवहर। तो दोनों बात आप याद रख लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से
क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। पश्चिम बंगाल के सबसे समीप है। देखिए, क्योंकि तमिलनाडु का क्षेत्रफल है 1,30,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, अरुणाचल प्रदेश का है 83,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, पश्चिम बंगाल का है आपको 88,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, 88,000। तो सबसे समीप है बिहार का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार पश्चिम बंगाल के सबसे समीप है। नेक्स्ट, बिहार का कौन जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है? कौन है आपको? देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर मानचित्र पर आएंगे, ई वाला बिहार के मानचित्र पर आइए। देखिए, यहां पर आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है ना जी? नहीं, झारखंड है, समझ गए? बिहार के दक्षिण में झारखंड है, तो ये है झारखंड, समझ गए? ये जो है, ये वाला एरिया है झारखंड। और बिहार के पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। तो ये वाला एरिया है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, कौन ऐसा जिला है जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है? तो यहां पर आपको रोहतास है। रोहतास की अगर आप बात करेंगे तो ये तो झारखंड के साथ सीमा बनाता ही बनाता है। साथ ही साथ अगर आप इधर आएंगे तो इधर जो है आपको यूपी के साथ भी सीमा बनाता है, यूपी के साथ भी सीमा जो है आपको बनाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास, रोहतास। और सबसे साक्षर जिला कौन है? रोहतासे है। पूरे बिहार में सबसे साक्षर जिला रोहतास, साक्षरता दर सबसे ज्यादा रोहतासे का। रोहतास का आदमी सब पढ़ा लिखा होता है बड़ी। और देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, अब आप कहिएगा एक के दिन में सब चीज क्लियर हो जाए, तो एक दिन में सब चीज क्लियर होने वाला है। आज अभी तक में कम से कम 10-15 पॉइंट बिहार से रिलेटेड आप जाने या नहीं जाने? बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे छोटा जिला, समझ गए? बिहार का चौहदी, ये सब चीज जाने। फिर अगले टेस्ट में जो है बिहार से संबंधित और कुछ जानिएगा, फिर उससे आगे धीरे धीरे जो है आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, समझ गए? अब आगे आ जाइए। तो वो जो क्वेश्चन था बिहार के भूगोल से था। अब जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है बिहार के इतिहास से, फिर बिहार के राज्य व्यवस्था से, सब चीज को लेकर के चल रहे हैं हम, समझ गए? 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह का उम्र क्या था? देखिए, आप सब लोग जानते हैं जो वीर कुंवर सिंह है, वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ है 1777 ईस्वी में। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ है? 1777 ईस्वी में। और 1857 के विद्रोह के समय उनका उम्र पूछ रहा है, तो हमको क्या करना होगा? 1857 में से 1777 को घटा देना होगा। तो जब हम घटाएंगे तो 0, 5 में से 7 जाएगा, यानी 15 में से 7 जाएगा कितना? 8 ना। तो कुंवर सिंह जब 1857 के विद्रोह में भाग ले रहे थे तो उनका उम्र क्या था? 80 बरस ना जी। तो अगर मान लिया जाए इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको टिक करना है, तो 75 को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? लेकिन 75 को टिक नहीं करेंगे, 75 को टिक नहीं करेंगे। हम दिए हुए थे 80 बरस, टाइपिंग वाला मिस्टेक किया है, समझ गए? 70 को 80 बनाइए आप। 70। एक बात हम बता दिए कि अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं मिले तो आंसर के करीब का जो होगा उसको आंसर टिक करना है। आंसर के जो करीब का होगा उसको आंसर टिक करना है। और अगर एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है तब तो ठीक ही है। तो इसमें आप सुधार कीजिएगा गुरुजी लोग, और लिख लीजिए 80, और इसी को बना लीजिए आप अपना आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ना जाए। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह के नेतृत्व में। क्योंकि देखिए, ध्यान दीजिएगा,
वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से अंग्रेजों को बाहर कर दिए और उसके बाद वीर कुंवर सिंह कहां चले गए? उत्तर प्रदेश। कहां चले गए? उत्तर प्रदेश। और उनका भाई जो अमर सिंह था वो जगदीशपुर में रह करके समानांतर सरकार चलाने का काम किया था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अमर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? उस समय पटना का आयुक्त था विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। और आप सब लोग जानते हैं 1857 का विद्रोह बिहार से शुरू हुआ है। कब से? 12 जून 1857 और पटना से 3 जुलाई 1857। और पटना से नेतृत्व करता पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता था। और उस समय पटना के आयुक्त हुआ करते थे विलियम टेलर। विलियम टेलर। नेक्स्ट, पटना कॉलेज की स्थापना हुई है। देखिए जो पटना कॉलेज है, पटना कॉलेज की स्थापना ब्रिटिशों द्वारा वर्ष 1863 में किया गया था। वर्ष 1863। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहां हुआ था? देखिए ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में वार्षिक अधिवेशन बिहार के पटना के बांकीपुर में हुआ था। बिहार के पटना के बांकीपुर में हुआ था। और इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। आर.एन. माधोलकर ने किया था। किसने किया था? आर.एन. माधोलकर। ठीक है, आर.एन. माधोलकर ने किया था। और जानते हैं इस अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व किस बात को लेकर है? आप समझिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम का निधन वर्ष 1912 में हुआ। ए.ओ. ह्यूम का निधन वर्ष 1912 में हुआ। और वर्ष 1912 में ए.ओ. ह्यूम का निधन हुआ और उनके निधन होने के बाद ही कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन हुआ था। और जब ए.ओ. ह्यूम के निधन होने के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ, तो कांग्रेस के लोगों ने ए.ओ. ह्यूम को श्रद्धांजलि दिया। कांग्रेस के लोगों ने ए.ओ. ह्यूम को श्रद्धांजलि दिया और इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक या पिता घोषित किया। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक या पिता घोषित किया। इसी बात को लेकर के यह अधिवेशन जो है काफी ज्यादा महत्व का हो जाता है। और आप इस बात को जानिए, यह जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है, कुछ बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ बुक लिखता है 27वां वार्षिक अधिवेशन है और कुछ बुक लिखता है 28वां वार्षिक अधिवेशन है। तो 1912 के कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन को जो है कुछ बुक 27वां वार्षिक अधिवेशन लिखता है और कुछ बुक 28वां वार्षिक अधिवेशन लिखता है। किस आधार पर 27वां होगा और किस आधार पर 28वां होगा, इस बात को आप समझिएगा। देखिए, कुछ इतिहासकार का मानना है 1907 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गया, जिसे सूरत फूट कहा जाता है। कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि यह अधिवेशन नहीं हुआ था, यह अधिवेशन सफल नहीं हुआ था, यह अधिवेशन हुआ ही नहीं था। तो कुछ इतिहासकार जिनका मानना है कि सूरत में 1907 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ ही नहीं, तो वो 1907 के सूरत के वार्षिक अधिवेशन को कंसीडर नहीं करता है। और जब कंसीडर नहीं करेगा तब 27वां हो जाएगा। और अगर 1907 के सूरत के वार्षिक अधिवेशन को कंसीडर करेगा तब आपको 28वां हो जाएगा। तब आपको क्या हो जाएगा? 28वां। क्या हो जाएगा? 28वां। कुछ दिमाग में गया? और ऐसे यह प्रश्न पूछा है किसी परीक्षा में, आपके बिहार एसआई परीक्षा में भी पूछा है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग 28वां को टिक करना था। क्या टिक करना था? 28वां। तो किस सिचुएशन में 27वां और किस सिचुएशन में 28वां हमने आपको क्लियर कर दिया है। समझ गए? अब जब प्रश्न आएगा ऑप्शन में जो रहेगा, अगर दोनों में से कोई एक है, दोनों में से कोई एक है तो उसको टिक कर देना है। और अगर दोनों है तो इस कंडीशन में 28वां के साथ जाइएगा, ज्यादा बेटर होगा। समझे? चलिए, इसके बाद आप आगे थोड़ा और समझिए।
वर्तमान के बिहार की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान के बिहार में कांग्रेस का 2 वार्षिक अधिवेशन हुआ। वर्तमान के बिहार में 2 वार्षिक अधिवेशन हुआ। वर्तमान के बिहार में जो 2 वार्षिक अधिवेशन हुआ, एक तो 1912 बांकीपुर, एगो 1922 गया, 1922 गया। और वहां पर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। समझ गए? तो 12, 10, 28, 10, 38, तो वो 38वां था। वो क्या था? 38वां। क्लियर है बात? वर्तमान के बिहार के विषय में हम आपको बताएं। अब आगे, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं, नहीं तो आप अवगत होंगे इतिहास पढ़ते हुए। भारत में स्वशासन की स्थापना हो, भारत में स्वशासन की स्थापना हो, इसको लेकर के 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाने का काम किया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में, श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाने का काम की। और यह होम रूल लीग आंदोलन का प्रसार लगभग पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा था। उसमें बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्व करता थे मजहरुल हक। कौन थे? मजहरुल हक। बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्न हुआ, और बिहार के इतिहास में भी स्वतंत्रता आंदोलन से ही प्रश्न उठाए हैं। समझ गए? और प्राचीन बिहार के चीजों से भी अवगत करवाएंगे, मध्यकालीन बिहार के चीजों से भी अवगत करवाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है? अब आगे, अब बिहार के पॉलिटी से यह प्रश्न है। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। देखिए बिहार की अगर आप बात करेंगे तो एक बात आप जानिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 को पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 आपको विधानमंडल के विषय में जानकारी देगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 विधानमंडल के विषय में जानकारी देता है। अनुच्छेद 168 क्या कहता है पता है? अनुच्छेद 168 यह कहता है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद तीनों को मिलाकर के विधानमंडल का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 168 यह कहता है कि राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा तीनों को मिलाकर विधानमंडल का गठन किया जाता है। और अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। बिहार में विधानसभा भी है और बिहार में विधान परिषद भी है और बिहार में राज्यपाल भी होते हैं। तो बिहार विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद सभी आ जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे आइएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1916। तो एक एक ऑप्शन में तो है ये है 1916, तो आंसर हो जाएगा यही। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आप भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़िएगा ना, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में, भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा। और फिर धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में लोक सेवा आयोग का गठन होना प्रारंभ हुआ। उसी में बिहार में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और बिहार में लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ। कब हुआ है? 1 अप्रैल 1949। तो बिहार में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है 1 अप्रैल 1949। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष में जो पंचायती राज व्यवस्था है, किसी राज्य में 1 स्तरीय है, किसी में 2 स्तरीय, किसी में 3 स्तरीय, किसी में 4 स्तरीय, 4 स्तरीय तक भी है। लेकिन अगर भारतवर्ष के अधिकतर राज्यों की अगर आप बात करेंगे तो अधिकतर राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। जिसमें अगर हम लोग बात करें बिहार की, तो बिहार में त्रिस्तरीय है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम पंचायत। फिर आपको ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति।
और जिला स्तर पर होता है जिला परिषद, और जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। जिला स्तर पर क्या होता है? जिला परिषद, जिला परिषद। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय। आगे बिहार के 15 क्वेश्चन दिए हुए थे, अब आ जाइए करेंट पे, ठीक है। 15 बिहार दिए हुए हैं, 20 वो करेंट दिए हुए हैं, 15 गो मिसलेनियस दिए हैं। तो इसमें बिहार की संख्या को बढ़ाएंगे, करेंट की संख्या को भी बढ़ाएंगे, मिसलेनियस घटा देंगे, ठीक है। या फिर रेशियो ठीक है? ठीक है रेशियो? हाँ ठीक है रेशियो। क्या विचार? ठीक है। आगे नहीं होगा तो 100 क्वेश्चन तक बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत? ठीक है। पढ़ाने के लिए तो हम तो सब पढ़ाइए देंगे, हम तो दिन रात एक करके सब पढ़ा देंगे, सिलेबस खत्म करिए देंगे। लेकिन उसको आप कितना एब्जॉर्ब करते हैं, आप कितना पचाते हैं, उसके ऊपर चीज निर्भर करेगा, समझ गए? तो सिर्फ जी सर यस सर करने से कुछ नहीं होने वाला है। आगे आइए। और ई पिछले सप्ताह में भी जो दिए थे वो जनवरी का करेंट था, ये भी जनवरी का ही करेंट है, समझ गए? जनवरी का ही करेंट है सारा का सारा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 200 इको बसों का, इलेक्ट्रॉनिक बस, इको बस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बस का अनावरण किया गया? असम। असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 200 इलेक्ट्रॉनिक बसों का अनावरण किया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक बस क्यों चलाए जा रहे हैं पता है? प्रदूषण, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। क्योंकि जो बस डीजल पेट्रोल पर चलता है उसे जो है आपको प्रदूषित हवाएं निकलती है, लेकिन इलेक्ट्रिक बस में ऐसा बात नहीं है। तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो है इलेक्ट्रिक बस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। असम। वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा रूस। कौन करेगा? रूस। रूस करेगा। और 2023 में ब्राजील किया है, नहीं 2023 में साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। अरे वो जो चंद्रयान 3 जब लैंड किया था, हमारे मोदी जी जोहान्सबर्ग में नहीं थे? मोदी जी जोहान्सबर्ग में थे और वो ब्रिक्स सम्मेलन में ही भाग लेने के लिए गए हुए थे। तो 2023 में हुआ था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, और 2024 में होना है रूस में। कहां होना है? रूस में। और आप याद कीजिए पिछले सेशन में ब्रिक्स का एक क्वेश्चन दिए थे, कौन सा देश ब्रिक्स से अलग हुआ? अर्जेंटीना ना। और उसके अलावा ब्रिक्स तो 5 संगठनीय देश था, लेकिन 5 गो और देश शामिल हुआ है ना जी। मिस्र, यूएई, इथियोपिया, ये सब देश शामिल हुआ है। याद है? कुछ याद है ना? हाँ तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा ये सब प्रश्न, अच्छे प्रश्न है। और बिहार एसआई 1275 वाला में पूछा है 2023 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहां हुआ, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार एसआई का। और उसमें ऑप्शन जोहान्सबर्ग नहीं दिया था, दक्षिण अफ्रीका के दूसरे शहर का नाम दिया था। तो दक्षिण अफ्रीका के दूसरे शहर, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो शहर है उसको आप टिक करके आ जाते, आपका सही हो जाता। अगर एग्जैक्ट आंसर ना रहे तो आंसर के आसपास का जो चीज है उसको आप टिक कीजिए, वो आपका सही माना जाएगा, समझ गए? तो आज 2 बार ये एग्जांपल आ गया है कि अगर एग्जैक्ट आंसर आपको ना मिले तो आंसर के आसपास के चीजों को आप टिक करके आएंगे, वो जो है आपका सही माना जाएगा। कुछ ही बात दिमाग में गया है? आए? हाँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। आल्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? संयुक्त अरब अमीरात। यानी इस विशेष संस्था के द्वारा यूएई का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, लेकिन ऐसे ना है। किस जिले को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड दिया गया है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड 2023 से नवाजा गया है, केला प्रसंस्करण को लेकर के, केला उत्पादन को लेकर के, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है?
यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, और विशेष तौर पर जानते हैं मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि हो। मोटे अनाज मतलब ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि हो, इसको लेकर के मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अरे कोई है, मोहन यादव। हाँ, मोहन यादव। छत्तीसगढ़ का विष्णुदेव ना है? कोई विष्णुदेव है? कोई विष्णुदेव है? और राजस्थान का भजन लाल शर्मा। समझ गए? हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा किया? इसरो। कौन किया है? इसरो। कौन किया है? इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, और यह अंतरिक्ष एजेंसी स्थापित हुआ है वर्ष 1969 में। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। और एस सोमनाथ की अध्यक्षता में ही इसरो जो है आपको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पटाखा लहराया है, एक प्रकार से कहिए तो, यानी भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। समझ गए? तो पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्न। हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? कला नुनिया चावल, सुंदरवन शहर, कादियाल साड़ी, सब को दिया गया है। सबको दिया गया, तीनों। हाल ही में किस राज्य के हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग दिया गया? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है? देखिए, जानते हैं प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को इतना सामर्थ्यवान बनाना कि उनमें नेतृत्वकर्ता के गुण का विकास हो जाए, लीडरशिप के गुण का विकास हो जाए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर, मध्य प्रदेश के भोपाल, उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर। सब इन सभी शहरों को, मध्य प्रदेश के इंदौर, मध्य प्रदेश के भोपाल, राजस्थान के उदयपुर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है। वेटलैंड का हिंदी होता है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि। देखिए, आर्द्र भूमि को संरक्षण प्रदान किया जाता है। क्यों? जैसे गांव घर में एक कहावत है, एक बात समझिएगा, जो गाय ज्यादा दूध देती है ना, उसके मार को भी लोग सहता है। समझ गए? तो वैसे ही जो पढ़ने लिखने वाला लड़का लड़की होता है ना, तो उसके बात को भी मानते हैं हम। जो पढ़ने लिखने वाला ना है उसके बात को नहीं मानते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि गाय में अच्छा दूध देने का गुण है, जिस वजह से गाय के मार को भी लोग सहता है। मान लिया जाए, आप परिवार में ही देखते होंगे, जो बच्चा पढ़ने में तेज है वो थोड़ा गलती भी कर देता है तो लोग इग्नोर कर देता है, लेकिन जो एकदम बरदराज है, वो पढ़ने में गलती भी करता है तो उसको इग्नोर किया जाता है। उसको तो 4 बात सुना दिया जाता है, 4 लात मार दिया जाता है कि ना? अब आर्द्र भूमि को संरक्षण क्यों प्रदान किया जाता है? तो आर्द्र भूमि को संरक्षण इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि आर्द्र भूमि के संरक्षण प्रदान करने से जैव विविधता को प्रोत्साहन मिलता है। एक प्रकार से जैव विविधता को प्रोत्साहन मिलता है। इसी वजह से आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। और आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए रामसर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और वैसे भूमि जो आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं, उसे संरक्षण प्रदान करते हुए रामसर साइट्स में उसे शामिल किया जाता है ताकि जैव विविधता को प्रोत्साहन मिल सके। और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में जो है हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट, भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात,
भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 किस दिन लैंग्रेज पॉइंट 1 पर पहुंचा? 6 जनवरी 2024। 4 जनवरी 2024 को बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हाल ही में हुए बांग्लादेश चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर पुनः शेख हसीना को चुना गया है। उनका कार्यकाल कौन सा कार्यकाल है? पांचवा कार्यकाल है उनका। हाल ही में भारत और किसके बीच द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर हुआ है? भारत और सऊदी अरब के बीच। भारत और सऊदी अरब। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर। भारत ने दुनिया भर में चिकित्सा सुविधा का विस्तार करने के उद्देश्य से हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया? हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया। जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुणा नायर। अरुणा नायर। आगे अब इसके बाद जो है आपको विविध है, एस्थेटिक है या विविध है। एसेज ऑन गीता किसकी रचना है? देखिए एसेज ऑन गीता की अगर हम लोग बात करें तो यह रचना है अरविंद घोष। इसके अलावा अरविंद घोष की और भी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे लाइफ डिवाइन, सावित्री, न्यू लैम्पोरॉल्ड, ये सभी अरविंद घोष की रचनाएं हैं। फिर बाल गंगाधर तिलक का कुछ पत्रिका है, केसरी और मराठा हो गया। फिर उन्होंने द आर्कटिक होम सिद्धांत भी दिया है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर। देखिए 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। समझ गए? यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? यूनिसेफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सहायक संस्था है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। इस संगठन का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क। देखिए यूनिसेफ और यूनेस्को के मुख्यालय में जो है कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से यहां से बार बार प्रश्न आता है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क और यूनेस्को का पेरिस। यूनेस्को का पेरिस। यूनेस्को का पेरिस, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। याद रखिएगा। रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना कब हुई है? रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना वर्ष 1863 और इसकी स्थापना की गई है सर हेनरी ड्यूरेंट। तो रेड क्रॉस के संस्थापक सर हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट। मीन कैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मीन कैंप नामक पुस्तक के लेखक है हिटलर। हिटलर की आत्मकथा है ये। हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति कौन है? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य जगत में दिया जाने वाला बड़े पुरस्कारों में से एक है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इस पुरस्कार की शुरुआत, यह पुरस्कार जो पहली बार दिया गया था, यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1965 में दिए गए थे। और यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और मूल तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषा को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उन भाषाओं को लेकर ही मूल तौर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको दिया जाता है। लेकिन उन 22 भाषाओं के अलावा अब अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा है। और अभी तक अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए एकमात्र अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको दिया गया है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा साहित्य के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया था। मलयालम भाषा साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। लेकिन वही हिंदी भाषा साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी भाषा साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार
चिदम्बरा 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 नामक रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। चिदम्बरा नामक रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। चिदम्बरा नामक रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया 1968 में। 1968 में। आगे, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो जो पुलित्जर पुरस्कार है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है वर्ष 1917 से। 1917 से इसकी शुरुआत हुई है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है नीरजा भनोट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? नीता अंबानी। कौन बनी है? नीता अंबानी। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश परसा। कौन बना है? परसा। बैंक नोट प्रेस जारी करने वाला पहला देश स्वीडन। 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 भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहां अवस्थित है? कोलकाता में है। कोलकाता में है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और आज तक 3 गो मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, फखरुद्दीन अली अहमद। इसमें से 2 गो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। ये दोनों ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है? आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से। चलिए, इस प्रकार जो है खत्म हुआ। अब आइए, अब हम लोग करते हैं रिवीजन। टाइम ज्यादा है नहीं तो जल्दी आ जाइए। रिवीजन। बिट्टू सर का भी क्लास होगा आप लोग का? हाँ, तो आपको क्या लगता है? आए? अभी तुरंत होगा हमारे क्लास के ठीक बाद। दीजिए दीजिए जल्दी दीजिए। है, सुनिए। चलिए, मेन डिवीजन हम करवा रहे हैं। इस सप्ताह में क्या पढ़ा है? सामाजिक धार्मिक सुधार और कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। वो तो आज न पढ़ा है, उसको तो याद करवाइए। उसका रिवीजन करने का कोई जरूरत नहीं ना है। मेन डिवीजन करना जरूरी है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उससे पहले का तो रिवीजन पिछले शनिवार को करवाए थे ना जी। तो कुछ आप लोग अपना से भी कीजिए। दीजिए, है दीजिए जल्दी। चलिए आइए, अपना अपना नोट पलटिए जल्दी, हमको टाइम ना है। फिर मेरा बैच है 5:30 बजे सू सेंटर पे, जल्दी रिवीजन करवा के जाना है। फिर 5:30 बजे से आपका होगा यहां पर बायोलॉजी, समझे? है, पढ़िए ना महाराज, फ्री में पढ़िए ना। है, आइए पलट लिए सब लोग। तो मेन रिवीजन जो इस सप्ताह में पढ़ा है उसका करते हैं फटाफट, ठीक है? हल्ला नहीं, क्वेश्चन पूरा सुनना है, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है? 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कौन प्रेसिडेंसी से हुई? बंगाल ना। और 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसको जाता? राजा राम। नव जागरण का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा किसे कहा जाता? राजा राम। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? 1772। 1700। राजा राम मोहन राय के पिता का नाम? रामाकांत। माता का नाम? तारिणी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया? अकबर। किसने दिया? अकबर।
राजा राम मोहन राय ब्रिटिश कंपनी के अधीन सेवा दिए थे। कौन अंग्रेज अधिकारी? जॉन। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का विरोधी था या समर्थक? विरोधी ना। बहुदेववाद का विरोधी ना। एकेश्वरवाद का समर्थक ना। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया? 1800। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1800। ब्रह्म समाज की स्थापना 1800। ब्रह्म समाज का पूर्व नाम ब्रह्म। राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसने सती प्रथा का अंत किया? विलियम। राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का अंत किया उसका विरोध कौन किया था? राधाकांत। राजा राम मोहन राय का निधन इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में कब हुआ? 1800। उसके निधन होने के बाद ब्रह्म समाज के नेतृत्व को कौन संभाला? रामचंद्र विद्या। अस्थायी तौर पर कौन संभाला? देवेंद्रनाथ। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी पत्रिका किसने निकाला? देवेंद्रनाथ। अच्छा, ब्रह्म समाज में क्या बार विभाजन हुआ? पहली बार 1800, दूसरी बार 1800। अच्छा, एक बात बताइएगा, भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व करता केशव चंद्र। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व करता आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व करता देवेंद्रनाथ। आचार्य केशव चंद्र सेन के सहयोग से नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? 1872। चलिए आगे बताइए, संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार तोहफातुल मुहाफदिनी किसकी रचना? राजा राम। अच्छा, एगो बात बताइएगा, सम्मति आयु अधिनियम कब आया है? 1891। 1800। सम्मति आयु अधिनियम के तहत लड़की के विवाह की उम्र को 14 से घटाकर कितना वर्ष? 12 वर्ष ना। सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किसने किया? हाँ, बाल गंगाधर तिलक ना। शारदा अधिनियम कब आया है? 1929। शारदा अधिनियम लागू कब हुए? 1 अप्रैल 1930। 1 अप्रैल 1900। आजादी के बाद शारदा अधिनियम में पहली बार संशोधन कब हुआ? 1978। 1900। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1875। 1800। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ है? 1800। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम? बचपन का नाम? स्वामी दयानंद सरस्वती को स्वामी दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया? स्वामी पूर्णानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम? गुरु का नाम? महिला और दलित को वेद पढ़ने की अनुमति किसने दी? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की मांग? हिंदू लूथर किसे कहते हैं? भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? किनका मानना था अच्छा से अच्छा विदेशी शासन, बुरा से बुरा देशी शासन से बेहतर नहीं है? वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? शुद्धि आंदोलन, गोरक्षा आंदोलन कौन चलाया? सत्यार्थ प्रकाश कब प्रकाशित हुआ? 1874। 1800। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका किसकी रचना है? स्वामी दयानंद। अच्छा, लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने किया? लाला हंसराज। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने किया? लाला। उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का गठन किसने किया? स्वामी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक मैडम वलाटवस्की और कर्नल आलकाट। मैडम वलाटवस्की और कर्नल। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां था?
मद्रास के डीआर, मद्रास के भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय किसने बनाई? एनी। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में जाकर किस नाम से प्रसिद्ध? क्या? बीएचयू। बीएचयू की स्थापना कब हुई मानी जाती? 1900। बीएचयू का संस्थापक मदन मोहन। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1800। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ है? विवेकानंद के बचपन का नाम? नरेंद्र नाथ। विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया? राजस्थान के खेतरी महाराज अजीत सिंह। राजस्थान के खेतरी महाराज। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम? विश्वनाथ। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम? माता। स्वामी विवेकानंद के गुरु? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा। अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुए? 1800। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है? स्वामी। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1900 ईस्वी में कहां हुआ? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, वर्तमान भारत, प्रबुद्ध भारत, वेदांत फिलोसफी किसकी रचना है? स्वामी विवेकानंद का निधन कब हुआ? 4 जुलाई 1900। किनका कहना था धर्म ना पुस्तकों में है, ना तर्क में, ना सिद्धांत में, बल्कि धर्म आत्मज्ञान में है? सुभाष चंद्र बोस ने किसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा? स्वामी। अच्छा, हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार किसने दिलवाया? ईश्वर चंद। हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिलाने को लेकर विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1800। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई है? 1826। और यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी लुई विवियन डेरेजियो कौन क्रांति से प्रभावित था? फ्रांसीसी क्रांति ना। विवियन डेरेजियो कौन क्रांति से प्रभावित? कौन क्रांति? भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? धर्म सभा की स्थापना 1830 में किसने किया? राधाकांत। धर्म सभा की स्थापना 1830 में किसने किया? देव समाज की स्थापना 1887 में किसने किया? शिव नारायण अग्नि। आगे बताइएगा। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन शुरू किसने किया? शिवदयाल। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन किसने शुरू किया? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई है? 1800। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? गुलामगिरी किसकी रचना? आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? पेरियार। किसने? आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया है? वायकोम सत्याग्रह श्री नारायण गुरु। वायकोम सत्याग्रह किसने चला? वायकोम सत्याग्रह। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद। इस्लाम धर्म का राजा राम मोहन राय किसे कहा जाता? सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब किया? 1800। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब किया? 1800। तहजीब उल अखलाक किसकी रचना? 1857 के विद्रोह के भारतीय भाषा में कारणों पर लिखने वाला विद्वान सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध करते हुए कौन संगठन की स्थापना किया? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। अलीगढ़ आंदोलन का ठीक विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन
देवबंद आंदोलन के नेतृत्व करता मोहम्मद कासिम ननोतबी और सैयद अहमद। देवबंद आंदोलन के नेतृत्व करता मोहम्मद कासिम ननोतबी और सैयद अहमद। अहमदिया आंदोलन के नेतृत्व करता मिर्जा गुलाम। अहमदिया आंदोलन के नेतृत्व करता कौन अपने आप को दूसरा पैगंबर और कृष्ण का अवतार कहता आए? वहाबी आंदोलन के नेतृत्व करता सैयद अहमद राय। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र। वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया? किसने किया? रहनुमाई माजदयन सभा की स्थापना किसने किया? दादा भाई। राष्ट्रगोपतार किसकी रचना है? चलिए आगे बताइए। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? 1800। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? द्वारकानाथ। किसने किया है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन 1843 में किसने किया? जॉर्ज थॉमसन। जॉर्ज। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन 1843 में किसने किया? लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? राधाकांत। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किसने किया? शिशिर कुमार। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किसने किया? कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में किसने किया? इंडियन लीग की स्थापना कब हुई है? 1800। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई है? गुरुजी के नाम से किसे जाना जाता? सॉरी, राष्ट्रगुरु के नाम से। सॉरी, राष्ट्रगुरु के नाम से। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई है? 1883। 1800। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? दादा भाई। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी। एमजी। और मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? गजुलू। गजुलू। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई है? 1884। लंदन में लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? दादा भाई। चलिए डेली टेस्ट का क्वेश्चन दीजिए तो, सोमवार बुधवार वाला। और आज डेली टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, काहे कि जो है कुछ काम है हमको, ठीक है। अब बिट्टू सर भी आ गए हैं, सोमवार से डेली टेस्ट रेगुलर होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार सब है। आइए, सोमवार का क्वेश्चन है जी। ये सब पहले का है जी। सोमवार क्या तारीख था जी? 13, 11, 13 था। आज क्या तारीख है जी? तो 13 कैसे होगा सोमवार को जी? सोमवार वाला है। हाँ, रुकिए। सतपथ, इसमें से कुछ रिवीजन करवाते हैं सब ने। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है, हाँ या ना? 4 आश्रम की चर्चा कहां है? जबालोपनिषद में है ना जी? मनु स्मृति शुंग काल का न है, गुप्त काल का नारद स्मृति न। क्लियर ना? जैन धर्म अपना आध्यात्मिक विचार कहां से ग्रहण किया? दर्शन से। कहां से? कहां से? तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख किसमें है? अर्थ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के किस विजय उपलक्ष्य में चला? शकों पर विजय के। सब क्वेश्चन लाए हैं। कितने लोग क्वेश्चन नहीं लाए हैं? क्वेश्चन लेकर के आया कीजिए, ठीक है, इसलिए छोड़ रहे हैं। अब सुनिए,
रुकिए, आपको और सब बढ़िया है? 15 दिन हो गया है ना? अच्छा, बायोलॉजी एक चैप्टर खत्म होने दीजिए, तब टेस्ट ले लेंगे। बायोलॉजी एक चैप्टर खत्म होने दीजिए। नहीं होने दीजिए। अरे ठीक है, आर्ट आपका ठीक है, मान लिया जाए बहुत लड़का का आर्ट ठीक होता है, साइंस नहीं पढ़ता है, तो जबकि साइंस आर्ट दोनों पढ़ना है, तो इसलिए बायोलॉजी एक चैप्टर खत्म होने दीजिए। बायोलॉजी जिस रोज एक चैप्टर खत्म हो गया उसके ठीक अगले रोज टेस्ट होगा। और बिट्टू सर कौन कौन सा सब्जेक्ट दो शुरू करेंगे बोले हैं? बायोलॉजी और केमिस्ट्री। नहीं, आप लोग थोड़ा हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग भी थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिएगा। बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स हम सर को रिक्वेस्ट करेंगे, और आप लोग भी देखिए, हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा होगा कि आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा, आप लोग के बात को ज्यादा मानेंगे, समझे? तो आप लोग भी कहिएगा सर इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए, सिर्फ एक बार बोलने दीजिएगा, बाद बाकी हम है ना, ठीक है? इकोनॉमिक्स ही करवाएंगे, इकोनॉमिक्स ही करवाएंगे, चिंता नहीं करना है। अब सुनिए, किसान कोल्ड स्टोर में जो क्लासरूम में बैठे हुए हमारे प्रिय छात्र हैं, सब लोग आ जाइए नया सेंटर पर, और नया सेंटर में देखिए टूल वूल का व्यवस्था कर दीजिए, इसमें उसमें उधर जहां भी जगह है बैठा करके जो है क्लास करवा दीजिएगा। तो किसान कोल्ड स्टोर में बैठ करके जो लोग क्लास कर रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग यहां आ जाइए, वहां पर फाउंडेशन बैच होगा, अभी मेरा क्लास है वहां पर, ठीक है? रिक्वेस्ट है। और जो है क्लासरूम का बात चल रहा है, थोड़ा रूम ओनर पैसा ज्यादा मांग रहा है, तो थोड़ा सा इसलिए डिले कर रहे हैं, तो छुट्टी का अभी नहीं सोचे हैं, छुट्टी तो होबे न करेगा। टेस्ट कल टेस्ट नहीं है, बायोलॉजी एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद टेस्ट होगा। हाँ, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल क्या है? और घर पे बैठ के पूरे 15 दिन के चीजों का करना है रिवीजन, सबको, अपनी अपनी माता जी का कसम है, पूरे 15 दिन में जितना पढ़ा है सबका करना है रिवीजन। क्लियर है? और किसान कोल्ड स्टोर वाले लोग आ जाइए, यहां पर बैठ करके क्लास कर लीजिएगा। अभी ठीक 10 मिनट बाद बिट्टू सर का क्लास होगा, समझ गए? तो 10 मिनट में आप लोग अपना अपना हल्का हो जाइए। धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले क्लास में। और कल छुट्टी है, बायोलॉजी का एक क्लास एक चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट होगा, ठीक है? धन्यवाद।